आज हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स एक, जैसा तुम जानते हो कि एक मैथमेटिकल टॉपिक है और माइक्रो सिस्टम के लिए ये टॉपिक डेवलप हुआ है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो मैथमेटिकली उसको डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ों को मान लिया गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोस्टुलेट शब्द का क्या मतलब होता है। पहले इसको सीखो तो समझ में आएगा कि दरअसल हम पढ़ क्या रहे हैं। पोस्टुलेट शब्द हम इसके पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे स्कूल में या बीएससी फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ा होगा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद इसी चैप्टर में, मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। ऑफ एटम। तो पोस्टुलेट शब्द कई जगह आते हैं। पोस्टुलेट मतलब होता क्या है? जब हम किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं जिनके बारे में हमको ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, तो सैद्धांतिक रूप से उनको डेवलप करने के लिए हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। जैसे देखो, जब बहुत पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ा जा रहा था कि गैस क्या है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगाड्रो लॉ क्या है, ये सब जब वो साइंटिस्ट्स जब इन पर काम कर रहे थे, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो, ये सब, तो उनके समय में साइंस में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो उन लोग को एक्सपेरिमेंट करने में भी और सैद्धांतिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो गैस के बारे में पढ़ना है तो उन लोगों ने कुछ चीज़ को मान लिया। जैसे क्या माना कि गैस के अणु बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको आँख से दिखते नहीं। वो इतने छोटे होते हैं कि उनके आयतन को, किसी गैस के मॉलिक्यूल का आयतन को, जिस बर्तन में वो बंद रहते हैं उस बर्तन के आयतन की तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं। गैस के अणु एक जगह से दूसरी जगह बहुत तीव्र गति से गमन करते हैं। इस दौरान वो आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं, जिसके कारण दाब उत्पन्न होता है। गैस के अणु के बीच में आपस में अंतर आणविक आकर्षण बल नहीं लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। इन सब चीज़ों को उन लोगों ने मान लिया। उनके पास कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, उनके पास प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, पर उन लोगों ने कुछ चीज़ों को सपोज कर लिया और सपोज कर लेने के बाद, मान लेने के बाद, उन लोगों ने थ्योरी को डेवलप किया। जैसे उन्हीं के आधार पर बॉयल्स लॉ बना, चार्ल्स लॉ बना, तुम जानते हो ये बॉयल का नियम है, ये चार्ल्स का नियम है, ये एवोगाड्रो का नियम है।
और फिर इन्हीं नियम के आधार पर एक नियम उन लोगों ने बनाया, अवस्था समीकरण, PV बराबर nRT, और इनको बोला गया कि आदर्श गैस समीकरण। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये समीकरण रियल गैस के समीकरण पर लागू नहीं हुआ, बहुत सारा डेविएशंस आ गए। तो इन लोगों ने फिर अपने जिन चीज़ों को मान लिया था उन चीज़ों में थोड़ा परिवर्तन किया। तो जानते हो कि आयतन में संशोधन हुआ, दाब में संशोधन हुआ। उन लोगों ने मान लिया कि गैस के मॉलिक्यूल के आयतन को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, खास करके जब प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। उन्होंने ये भी मान लिया कि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो गैस कणों के बीच में आकर्षण का बल काम करता है। तो इन चीज़ों को जो उन्होंने माना उन्हीं को हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट। मान लेने के बाद इन चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया और एक्सपेरिमेंट करके देखा। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सही निकला तो उनकी मानी हुई चीज़ें सही हैं, तो पोस्टुलेट को सही मान लिया गया। अगर मानी हुई चीज़ें सही, अगर एक्सपेरिमेंट से सही वैल्यू नहीं आया तो इसका मतलब है कि मानी हुई चीज़ें में संशोधन करना पड़ेगा, तो उन्होंने संशोधन भी कर दिया। उसी तरह से अगर तुम बोर्स के मॉडल में जाओगे तो हाइड्रोजन एटम का मॉडल या किसी परमाणु के मॉडल को देने के लिए बोर ने बहुत चीज़ों को मान लिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कुछ चुने हुए वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। जब तक वो उनमें घूमता रहता है वो ना एनर्जी का लॉस करता है ना गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो या तो एनर्जी का गेन करेगा या लॉस करेगा। तो इन चीज़ों को जो लोगों ने मान लिया, बोर ने मान लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट के मानने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ठीक है तुम मान लिए, अब मानने के बाद तुम जो रिज़ल्ट ला रहे हो अगर वो एक्सपेरिमेंट से मैच करेगा तो हम तुम्हारी मानी हुई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, और नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स यही एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और उसको मैथमेटिकली डेवलप करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ चीज़ों को मान लिया। इनका प्रूफ नहीं होते हैं, जैसे पोस्टुलेट्स का कोई प्रूफ नहीं है। पोस्टुलेट का प्रूफ उनका रिज़ल्ट ही है कि पोस्टुलेट को मान करके अगर रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट से मैच करता है तो ठीक है। तो उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप हो रहा था तो वैज्ञानिकों ने कुछ चीज़ों को मान लिया। उन्हीं माने हुए चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टुलेट। तो मुझे लगता है कि अब तुम समझ पाओगे कि पोस्टुलेट शब्द का क्या मतलब होता है। तुम पोस्टुलेट में ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो मानी हुई चीज़ है। हाँ, रिज़ल्ट के बाद अगर कुछ इधर उधर है तब फिर तुम प्रश्न पूछ सकते हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स के भी जो पोस्टुलेट हैं, 4-5 पोस्टुलेट्स हैं, वो तुमको एज सच एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और वो हम इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको मान लेने के बाद जब हम ढेर सारा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते हैं और रिज़ल्ट लाते हैं तो वो रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट से मैच करता है। इसीलिए हमारी मानी हुई चीज़ें सही होती हैं और इसीलिए हम पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को आज पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में 5 पोस्टुलेट तुमको पढ़ने हैं, तो एक एक करके देखो। पोस्टुलेट 1, मैं उसको पहले लिख देता हूँ और फिर हम लोग समझेंगे। The state of a microsystem
इज द स्टेट माने अवस्था, माइक्रो सिस्टम मतलब सूक्ष्म तंत्र। तो द स्टेट ऑफ ए माइक्रो सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय a function of position and time called wave function। देखो मैंने क्या लिखा है कोई भी सिस्टम, हम लोग बहुत सारे सिस्टम को पढ़ेंगे, एक दो सिस्टम पढ़ भी लिए हैं। जैसे तुमने पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा है, तो इस प्रकार के आगे के क्लास में कई सिस्टम को पढ़ोगे। तो जो सिस्टम है, जो माइक्रो सिस्टम है, उसकी अवस्था को बताने के लिए एक फंक्शन साई होता है। एक फंक्शन साई होता है जो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो उसके पोजीशन और उसके टाइम पर डिपेंड करता है। तो हम इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y, z एंड t। x, y, z, जहाँ x, y, z उसका पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स है और t टाइम फैक्टर है। अब ये जो हमारा साई है, ये वास्तव में पूरे क्वांटम मैकेनिक्स का जान है समझो, क्योंकि कहता है कि इस सिस्टम के बारे में तुम जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहो, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन किस में समाहित है, साई में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस फंक्शन साई contains all the informations of the micro system। जो माइक्रो सिस्टम है उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, सबका सब किस में होगा, साई में होगा। तुम उस सिस्टम का एनर्जी निकालना चाहो तो यहाँ से, पोजीशन निकालना चाहो तो यहाँ से, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो तो यहाँ से, ये उसके बारे में सब कुछ बताता है। बस हो गया, ये पहला पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का याद रखना कि प्रत्येक सिस्टम के लिए एक वेव फंक्शन साई होता है जिसमें सारी जानकारी रहती है। जब हम कोई सिस्टम को पढ़ते हैं तो दरअसल हम उसका साई को ही जानना चाहते हैं कि उसका साई क्या है। साई जान लिए मतलब उसके बारे में सब कुछ जान लिए। दूसरा पोस्टुलेट देखो, जब हम लोग कोई सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं तो उस सिस्टम के ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे उस सिस्टम का पोजीशन क्या है, उस सिस्टम का मोमेंटम क्या है, उस सिस्टम का एनर्जी क्या है। और ये सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग प्रयोग से एक्सपेरिमेंट करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटी जिनको एक्सपेरिमेंट करके मेज़रमेंट किया जा सकता है उनको ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं। तो ऐसे सारे ऑब्जर्वेबल के लिए, ऐसे सारे पैरामीटर के लिए, ऐसे सारे क्वांटिटी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में अपना अपना अलग अलग एक एक ऑपरेटर की व्यवस्था की गई है। जैसे मोमेंटम होगा, मोमेंटम को तुमको जानना है तो मोमेंटम ऑपरेटर होगा। एनर्जी को जानना है तो एनर्जी ऑपरेटर होगा। पोजीशन को जानना है तो पोजीशन ऑपरेटर होगा। पोटेंशियल एनर्जी को जानना है तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होगा। इस तरह से जितने पैरामीटर को हम जानना चाहते हैं, जिनको जान सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, उन सब के लिए एक एक ऑपरेटर होता है। उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। तो इसको कैसे लिखोगे? टू एवरी
फिजिकली डिटर्मिनेबल क्वांटिटी, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल। जैसे एग्जाम्पली ग्रेटिया, मोमेंटम, संवेग, पोजीशन, एनर्जी etc. There exists an operator called quantum mechanical operator. Called quantum mechanical operator. इसके बारे में मैं तुमको बहुत डिटेल बता दिया हूँ, मतलब 3 बड़े बड़े लेक्चर्स केवल ऑपरेटर्स पर अवेलेबल हैं। मैं तुमको भेजा हूँ या भेज दूँगा, तुम उनको देख सकते हो। बस यहाँ हम लोग उसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस 2-4 ऑपरेटर मैं लिख देता हूँ। जैसे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर पोजीशन का अगर है तो हम उसको एक डायमेंशन में तो x बार लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है x के साथ है मल्टीप्लिकेशन। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका भी, ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, तुम जानते हो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को हम कैप से लिखते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं v कैप, इसको पढ़ते हैं x कैप। तो x कैप मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन बाई x। उसी तरह से ये भी। उसके बाद तुम जानते हो कि मोमेंटम ऑपरेटर होता है। जैसे 1 डायमेंशन में अगर हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर को लिखें और 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। तो 1 डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर कैसे होगा, h/2 पाई i डेल अपॉन डेल x। जहाँ पर तुम अच्छी तरह जानते हो कि h क्या चीज़ है, प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 हो गया, पाई हो गया। i इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, हम लोग डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और डेल अपॉन डेल x, ये 1 डायमेंशन में है। अगर तुम 3 डायमेंशन में लिखना चाहो तो यही हो जाएगा h/2 पाई i, और इसको डेल लिख देता हूँ। डेल का मतलब तुम जानते हो कि डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल वाई इंटू डेल बाई डेल जेड होता है। डेल ऑपरेटर ही इसको बोलते हैं। इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर समझने की भूल मत करना। लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर होता है। और एक ऑपरेटर मैं और लिख देता हूँ, एच कैप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। और एच कैप इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का क्या फार्मूला होता है, एक्सप्रेशन -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v, जहाँ पर डेल स्क्वायर क्या है, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर है, m मास ऑफ द सिस्टम है, और ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और v पोटेंशियल एनर्जी है। तुम चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, पर इसका मतलब भी ही होता है, तो दोनों सही। तो ये सब कुछ हमारे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं। जैसे एक ऑपरेटर क्या है, काइनेटिक एनर्जी T, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा को हमने कैसे लिखा है, टी कैप से माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर। तुमको याद रखना बहुत आसान है, ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ना, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी बोलते हैं। टोटल एनर्जी है जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा है और ये पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा है। तो तुम इसको याद रखोगे तो ये अपने हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख दोगे तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट को बनाते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि प्रत्येक सिस्टम के लिए एक वेव फंक्शन होगा जिसमें सारे इन्फॉर्मेशंस रहेंगे। दूसरा क्या है कि हम जितने भी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं उन सब के लिए एक ठो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होता है और उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हुए हैं। तीसरा पोस्टुलेट इस बात पर है कि ये जो हमारा ऑब्जर्वेबल्स है, मोमेंटम, पोजीशन, एनर्जी, जिनके लिए ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, इनका वैल्यू हम कैसे करके जान सकते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट लिखो। थर्ड पोस्टुलेट जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जो अभी मैंने देखा, उसका वैल्यूज़ क्या क्या होगा। तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेबल्स या फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है वो तुमको पता है, जैसे एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, जैसे एनर्जी, मोमेंटम एट्सेट्रा। तो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं मेज़रमेंट करना चाहता हूँ, उसका वैल्यूज़ क्या होगा, उसके पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं आइगन इक्वेशन। उस इक्वेशन से ये दिया जाता है। तो द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम इज़ गिवन बाय द आइगन वैल्यूज of the equation called eigen values equation। आइगन इक्वेशन क्या होता है, ए कैप साई बराबर ए साई। ये एक छोटा सा इक्वेशन है। इसमें वेयर साई क्या है, साई इज़ द वेव फंक्शन जो पोस्टुलेट 1 में था। और ए कैप क्या है, ए कैप है एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। किसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, उसका जिसका वैल्यू हम जानना चाहते हैं। जैसे एनर्जी का जैसे काइनेटिक एनर्जी जानना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम जानना चाहते हैं तो मोमेंटम ऑपरेटर। तो ये है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम जानना चाहते हैं, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी
टू बी मेजर्ड, जिसको मेज़र करना चाहते हैं। और जिसको मेज़र करना चाहते हैं उसके लिए ये इक्वेशन है, ये वेव फंक्शन है, ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, और ये क्या चीज़ है, ये वही वैल्यू है जो तुम जानना चाह रहे थे। इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। यही वो वैल्यू है यही वो वैल्यू है जिसको हम निकालना चाह रहे थे। तो इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि जिस पैरामीटर को तुम जानना चाहते हो उससे संबंधित एक इक्वेशन होता है, जिसमें वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर वही होता है जिसको हम निकालना चाहते हैं। इस इक्वेशन का फॉर्म ये है, ए कैप साई बराबर ए साई, जहाँ ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, ये वेव फंक्शन है, और इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। और साई को क्या कहते हैं? इज़ द वेव फंक्शन कॉल्ड आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन, तुम्हारे पास 3 शब्द आए आइगन से रिलेटेड, एक आइगन फंक्शन, एक आइगन वैल्यू और एक आइगन इक्वेशन। तो ये था हमारा तीसरा पोस्टुलेट। और चौथा पोस्टुलेट क्या है उसको देखो। चौथा पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट 4। हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स की दुनिया में जा रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं और उनकी दुनिया अलग है। मैंने इसके पहले तुमको एक एप्लीकेशन भी पढ़ाया था, पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स। मैंने कहा था कि अगर उसका प्रोबेबिलिटी को अगर तुम ग्राफ के रूप में प्लॉट करोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, और उसमें मैक्सिमम पाए जाने की संभावना कहाँ पर होगी? L/2। हम क्या बात कर रहे हैं? पाए जाने की संभावना। हर जगह उसके पाए जाने की संभावना है, पर मैक्सिमम संभावना यहाँ पर है। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? अगर हम इस पार्टिकल को, जो पार्टिकल इस बॉक्स में बंद है, अगर मैं उस पार्टिकल को ढूंढने जाऊँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि वो कहाँ पर मिलेगा? तो ज़्यादा संभावना है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो बीच में मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है कि बीच में मिलेगा, और वहीं पर अगर तुम सेकेंड एनर्जी स्टेट में देखोगे तो ऐसा मिलेगा, बीच में 0 हो जाएगा, यहाँ L/4 में मिलेगा, 3L/4 में मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं, उन जो एवरेज वैल्यूज़ हैं कि यहाँ मिलने की ज़्यादा संभावना है, उसको हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा चौथा पोस्टुलेट है कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू माने एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू, the expectation value the expectation value of a physical quantity कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लो है m का मतलब यहाँ वो एनर्जी भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, कुछ भी। तो जब फिजिकल क्वांटिटी m इज़ गिवन बाय, इसको हम लोग कैसे देते हैं वो देखो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को 2 तरह से लिखा जाता है, या तो उसके लिए तुम ऐसा सिंबल यूज़ करोगे, या नहीं तो उसके लिए
तुम ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, एम बार, या इस प्रकार के दो साइन में अगर बीच में हम लोग एम लगा दिए हैं तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बताता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो तुम याद रखना, साई स्टार इंटू एम कैप साई डी टाउ अपॉन साई स्टार साई डी टाउ। और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट रहता है, ऑल वैल्यूज़। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब उस सिस्टम के लिए जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ऑल वैल्यूज़ के बीच में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, देखो, ये तो एवरेज वैल्यू है कि वो वस्तु कहाँ पर मिल सकती है या उसका एवरेज एनर्जी क्या हो सकता है या इस प्रकार का कुछ भी। ये बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू साई। साई क्या चीज़ है, साई है वेव फंक्शन, जो पहला ही पोस्टुलेट था, इसमें सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। और साई स्टार क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं, इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो साई स्टार एम कैप साई डी टाउ अपॉन साई स्टार इंटू साई डी टाउ। अब इसमें एक लाइन और लिख लो, इफ़ साई इज़ नॉर्मलाइज्ड, और हम लोग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए पोस्टुलेट को मैं थोड़ा बाद में पढ़ाया। इफ़ साई इज़ नॉर्मलाइज्ड, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है कि साई स्टार साई डी टाउ बराबर 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ये डी टाउ क्या चीज़ है, डी टाउ है वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, 3 डायमेंशनल है। तुम यहाँ पर 3 ठो इंटीग्रेशन का चिन्ह भी दे सकते हो, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, डर जाओगे, इसीलिए मैं वैसा नहीं लिख रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पर ऐसे करके 3 ठो लिखना चाहिए, पर ये भी ठीक है। अब ये m, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारा m कैसा हो जाएगा, देखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू एम कैप इंटू साई डी टाउ। तो ये जो मैथमेटिकल है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बताता है कि हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे करके मेज़र करेंगे। जैसे मान लो कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में मैं बता रहा था, ये इसका अगर पोजीशन निकालना है तो ये हमको पोजीशन ऑपरेटर को लेना पड़ेगा। अगर हमको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी ऑपरेटर लेना पड़ेगा। मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम ऑपरेटर लेना, वहाँ मोमेंटम ऑपरेटर लेना पड़ेगा। तो ये उसका एवरेज वैल्यू होगा। जैसे अगर तुम इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर अंत में आएगा L/2। अगर हम लोग पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के फर्स्ट एनर्जी स्टेट को अगर सॉल्व करें कि उसके पाए जाने की सर्वाधिक संभावना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पर है, तो उसका उत्तर आएगा L/2। तो ये था हमारा चौथा पोस्टुलेट। और अब लास्ट में एक छोटा सा पोस्टुलेट है, 5th पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट, तुम जानते हो कि श्रोडिंगर के 2 इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो 5वां पोस्टुलेट उसके टाइम डिपेंडेंट सिस्टम के बारे में है। तो फॉर एवरी सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम के लिए, फॉर एवरी सिस्टम टाइम डिपेंडेंट
श्रोडिंजर्स इक्वेशन is given as below। प्रत्येक सिस्टम के लिए, चाहे 1 डायमेंशनल बॉक्स हो या 3 डायमेंशनल बॉक्स हो या रिजिड रोटेटर हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, सब के लिए एक हमारा इक्वेशन होता है जो टाइम पर भी डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं भी करता, दोनों इक्वेशन रहता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ये मुख्य रूप से फिजिक्स के प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं, और उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसा होता है एच कैप साई बराबर, और ये एच कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन। तो ये बराबर होता है आई एच अपॉन 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी, जहाँ साई किसका फंक्शन है, टाइम का। तुम उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये फंक्शन है हमारा टाइम का। तो एच कैप साई, जहाँ एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एच कैप साई बराबर आई एच अपॉन 2 पाई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। तुमको मैं ये भी बता चुका हूँ कि एच अपॉन 2 पाई के जगह में तुम एच क्रॉस भी लिख सकते हो। तो ऐसे में ये इक्वेशन हो जाएगा एच कैप साई बराबर आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये थे 5 पोस्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के। इनमें तुमको याद रखना पड़ेगा। ये पोस्टुलेट्स हैं, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये माने हुए चीज़ हैं, और इसलिए मानी हुई चीज़ें हैं कि इनके आधार पर जब हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और रिज़ल्ट को निकालते हैं, तो रिज़ल्ट क्योंकि एक्सपेरिमेंट से मैच करता है, इसलिए हमने इनको मान लिया। इनको मान करके पूरा क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और तुम इनको याद कर लेना। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ करके आना। थैंक यू।